लोग, एक एक बच्चा, सब लोग बोलना उस चीज में रिवीजन के टाइम पे, जब मैं रिवीजन स्लाइड पे लिखूं, आई वांट एवरीवन टू स्पीक अप, चेंज कर करके, बिना लड़े, ठीक है। So today we'll be discussing the main thing. So what are the main thing? We'll be talking about specific resistance in detail again. What is specific resistance? Yeah. Apart from that, we'll also understand that, okay, what are the temperature dependence, temperature variation, या ऐसा लिख देते हैं, resistance variation with temperature. Okay, variation with temperature. Okay, temperature. Cool. ये करा देंगे। उसके बाद इफ आई विल बी लेफ्ट विद सम टाइम, तो उसमें फिर अपन वील आल्सो डिस्कस है उसका, देन वील आल्सो डिस्कस व्हाट यू कॉल दैट एनर्जी, एनर्जी के ऊपर भी थोड़े से चीजें डिस्कस कर लेंगे। सो इधर लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, एनर्जी एंड पावर, these were the topics for these will be the topics for today's class. ठीक है, चलो अब स्टार्ट करूं मैं। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन देन। क्या क्या पढ़ लिया अब तक तुमने? स्टार्टिंग से सब बताते जाना जो जो पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशनल करंट की। करंट तुमने दो टाइप से पढ़ लिए हैं, है ना। यू अंडरस्टूड द करंट इन द टू वेज। द फर्स्ट वन इज व्हाट यू कॉल कन्वेंशनल करंट। इसकी क्या आती थी वैल्यू, क्या आती थी वैल्यू? टेल मी द फॉर्मूलाज एनीवन। I equals to dq by dt, है ना। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ करंट। फिर इसके बाद अपन ने इसके और मल्टीपल फॉर्म्स पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था? एवरेज करंट। एवरेज करंट कितना आ रहा था? नेट चेंज इन द करंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। आई वांट एवरीवन टू स्पीक अप, बदल बदल के, एक ही बच्चा मत बोलो प्लीज। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? dq अपॉन dt। आई होप दोनों में, हाँ, एवरीवन नोज दिस वेरी वेल दीपिका, है ना। किसी को भी इसमें क्वेरी होगी सो मेरे को बताना। रिवीजन इसलिए है सो दैट यू कैन रिकॉल द एंटायर थिंग इन योर हेड। ऊपर वाले माले पे सबको सब कुछ घुमाओ गोल गोल, ठीक है गुंजन। उसके बाद क्या देखा था अपन ने? कन्वेंशनल करंट के बाद जो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू था इसका, वो भी देखा था। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जब हुआ था, तो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक जो करंट की डेफिनेशन आई थी, वो कितनी आ रही थी? कोई नहीं बोलेगा। I is equal to NEAVD, I equals to NEAVD आ रही थी, ठीक है। और तुम लोग आज लड़े अगर चैट बॉक्स में, तो मैं बता रहा हूँ, मैं चैट बंद कर दूंगा, किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। लड़ाई मत करना, और बातें बाद में करना, अभी मत करना, मतलब बीच बीच में करते रहना, बट अभी नहीं करना, ठीक है। सो यहाँ पे आई क्या होता है? करंट होता है। आई अपार्ट फ्रॉम आई, व्हाट इज ई हियर, सॉरी व्हाट इज एन हियर? एन क्या होता है इधर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जानवी रुक जा, सबको बोलने दे। क्या होता है एन इधर? बोलेगा कोई? भूमि, व्हाट इज आई हियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट इज एन? Number of free electrons per unit volume. Very well. Electron density. Someone said in a very precise way कि yeah, it's a electron density, but तुम्हें मतलब भी पता होना चाहिए, खाली बोलने के लिए नहीं बोलना है। So what is it? It's a number of free electrons per unit volume, है ना, per unit volume। इसका एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एक डीपीपी में, where you will get the clarity on that why I am saying that go for free electrons rather than going for the total number of electrons। I think मैंने कॉपर का एग्जांपल तुम्हारी क्लास में दिया था, नहीं किसी और क्लास में दिया था, चलो मैं बताता हूँ उसको। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्या भी बोलते हैं इसको, किसी ने अभी बताया तो मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म से भी बोलते हैं इसको, है ना। इतनी बात ही थी अपनी। इसके बाद फिर क्या पढ़ा था? हाँ हाँ जानवी सर, ये जो I is equal to NAVD, ये करंट डिफाइंड फॉर यूनिट टाइम होता है ना? नहीं, ये करंट होता है। करंट अपने आप में ही चार्ज पर यूनिट टाइम है। Why you are like thinking it with reference to time? करंट अपने आप में ही एक चीज है जो टाइम के साथ है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की जब तुम बात करती हो, स्पीड की बात करती हो, तो स्पीड क्या यूनिट टाइम के लिए डिफाइन करती हो? स्पीड कैसे डिफाइन करती हो? स्पीड स्पीड है, स्पीड अपने आप में ही है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस सर। हाँ, तो वो अपने आप में ही टाइम डिपेंडेंस क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे? करंट इज इक्वल टू NAVD को क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते। ये कन्वेंशनल करंट था जो चार्जेस के बेस रेफरेंस पे था। जब हमें पता चला कि चार्जेस में जो फ्लो करता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स खाली फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है,
खाली इलेक्ट्रॉन्स, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो हमने एक नई डेफिनेशन बनाई है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है? एनईएवीडी, जो हमें एक्चुअल डेफिनेशन देती है करंट की इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस पे, इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण करंट कितना हो। पहली वाली डेफिनेशन चार्ज के कारण देती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण नहीं देती। चलो दूसरी, करंट डेंसिटी। करंट Thank you, डेंसिटी sir. को किससे डिनोट कर रहे थे अपन? आई बाय J is equal to I upon A। A. I by A. हाँ, सब अलग अलग बोलते जाओ, एक मत रिपीट करो प्लीज। तो आई बाय ए, जे किस डायरेक्शन में होता था? करंट के डायरेक्शन में, और एक एरिया वेक्टर भी करंट के डायरेक्शन में होता था, है ना? आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ वेरी डिटेल पे। अच्छा, इसके कुछ और वे ऑफ राइटिंग थे, वो भी देखे थे, वे ऑफ फॉर्म्स जो इसके, वी कम टू नो अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दिस करंट डेंसिटी। क्या क्या था? सबसे पहले तो डिफरेंशियल फॉर्म बताया था तुमको। जे क्या होता है? ऐसा भी कई जगह लिखा मिलेगा तुम्हें, डी ए, डी आई अपॉन डी ए। छोटा सा करंट, छोटे से एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रल फॉर्म भी एक बताया था, आई थिंक। इंटीग्रल फॉर्म क्या आ रहा था? यू कैन कैलकुलेट द नेट करंट बाय इंटीग्रेटिंग जे Integration ओवर द of डी ए। J dot DA. अच्छा, कीप इन माइंड, यहाँ पे डॉट डी ए हाईली सिग्निफाइंग द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन जे एंड ए, है ना? सिग्निफाइंग द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मैंने रेफरेंस भी तुम्हें बताया था, क्यों? बिकॉज वी वांट टू टेक बोथ द कंपोनेंट्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, वेयर द करंट इज, वेयर द करंट डेंसिटी इज, वेयर द एरिया वेक्टर इज, ऑल दीज थ्री शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। कूल है? इसके बाद एक और चीज याद होगी अगर किसी को, तो हमने डिफाइन करते करते रह गए थे, नहीं कर दी थी आई थिंक। करंट डेंसिटी डिफाइन करी थी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या यस आती सर, है? कर दी थी। Yes, sir. कर दी थी। क्या आती है? NVD. एनईवीडी। क्या दीक्षा कुछ इनकम्प्लीट है इधर? सर हाँ, ई yes, sir, ई का sorry. क्या क्या? माइनस साइन आएगा? क्या बोल रहा था अंकुश? माइनस साइन आएगा। अच्छा, माइनस साइन क्यों आएगा? भूमि बताएगी। भूमि का बताओ माइनस साइन, वाई माइनस साइन। जल्दी, 10 मिनट हो गए, जल्दी जल्दी जल्दी। वाई माइनस साइन? इलेक्ट्रॉन है ना, हम्म, की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो जो अपोजिट। सर And इलेक्ट्रॉन the है, opposite नेगेटिव direction साइन to आएगा। locate. हाँ, किसकी? पूरी बात बोला करो खुशदीप। किसकी डायरेक्शन अपोजिट है? इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, हाँ, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए नेगेटिव साइन, ठीक है। करंट डेंसिटी के बाद फिर अपन किस पे आए थे? वी हॉप ऑन टू द ओम्स लॉ। तुम्हारा प्यारा ओम्स लॉ क्या था? तुम्हारा प्यारा ओम्स लॉ? B is equal to IR. V equals to IR, I equals to V by R equals to V by I, PI. ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशियल फॉर्म भी मैंने बताया था, ग्राफ वगैरह बताया था, नहीं बता पाया था मैं? नहीं. सर R ग्राफ equals to एक्सप्लेन नहीं किया था। चलो अभी कर देता हूँ, dV अपॉन DI। हाँ, ये होता है, ठीक है। याद रखना डिफरेंशियल फॉर्म। इसकी रिस्पेक्ट से आई हेल्प यू आउट विद द ग्राफ। शायद मैंने क्वेश्चंस कराए थे इसको, ठीक है। इससे हमें बर्थ हुई थी किसकी? एक तो कांस्टेंट की, जिसको अपन ने क्या बोला था? Resistivity. रेजिस्टेंस बोला था, रेजिस्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस की बर्थ हुई थी। रेजिस्टेंस बोला था, और ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था? फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज मैटर की। किसकी? फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज। ये तो अपने को समझ में आया था वीडियोस वगैरह देख के। उसके बाद मैथमेटिकली भी अपन ने प्रूव कर दिया था, आई थिंक। क्या आया था? आर किसके बराबर आया था? याद रखना, आई एम राइटिंग इट फॉर द लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं लिखूंगा मैं। m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ये आया था एक अलग टर्म। उसके बाद इसके बगल में क्या आया था? l अपॉन a आया था या नहीं आया था? Yes, sir. अच्छा, इसमें याद रखना अगेन, ये दो चीजें जो हैं ये क्या बता रही हैं? फिजिकल डिपेंडेंसी। क्या बता रही हैं? Sir, I'm not Physical? getting. You are not getting, Janvi, because you were not there in the class. Sir, मेरे को ये एक चीज पूछनी है कि हाँ। why resistance doesn't depend on velocity and current? It is. It is. Who said it's not? It is. फिजिकल डिपेंडेंसी, फिजिकल डिपेंडेंसी पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, थर्मल डिपेंडेंसी पे। थर्मल डिपेंडेंसी। जानी, तेरे को इतनी बार बोला है मेरे से क्लास में सो जाया कर बहन, प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आ जाया कर एक बार। उसके बाद एटलीस्ट मैं कुछ बताऊंगा तो तुम कनेक्ट तो कर पाओगे। अभी मैं बताऊंगा भी तो तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगी बच्चा। मेरे को स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा पूरा। बाकी सबको याद है ये चीजें? कशिश, कुमकुम, निदा, मियाल, Yes, sir. याद आ रही है? मियाल, मिनाल, सॉरी, याद आ रही है? इसको अपन ने क्या बोला था? ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाला टर्म था, इसको क्या बोला था अपन ने? Rho. वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला था।
रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोला था। अच्छा, रेजिस्टिविटी से याद आया कुछ टर्म और डिफाइन किए थे अपन ने, क्या डिफाइन कंडक्टिविटी। किए थे जाते जाते? हाँ, पहले तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल डिफाइन किया था, कंडक्टेंस, जी सर। है ना। कंडक्टेंस डिफाइन किया था। कंडक्टेंस कैसे लिखते हैं? कापा से क्या किसी चीज से लिखते हैं ना, देख लेना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेस रहते हैं। उसके अलावा एक और चीज डिफाइन की थी जो इसका रेसिप्रोकल था, वो क्या था? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, 1 है ना, अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी। कूल है। अच्छा, कंडक्टेंस की वो थी यूनिट, साइमन्स बताई थी, है ना। क्या कई जगह सर, साइमन्स क्या लिखी है? होती तो साइमन्स, साइमन्स, साइमन साइमन ठीक है। चलो, कूल है। आप आगे बढ़ते हैं, चलो 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 चलो, सर। चलो बहुत पढ़ना है। हाँ, सर रेजिस्टेंस फाइनली वोल्टेज और करंट पे डिपेंड क्यों नहीं करता? That's all. क्योंकि वो फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है मटेरियल की। ये पूरा जानवी सब कराया था मैंने प्रूव, वीडियोस भी दिखाए थे इन लोगों को, दिखाए थे ना तुम लोग को? तो वीडियोस नहीं दिखाए थे ऐसे से हिला हिला के, मार्बल बॉल से मैकेनिक से करा के सब कराया ये था। सर ग्राफिक्स दिखाए थे सर आपने। हाँ, वो भी दिखाया था। चलो अब आगे बढ़ेंगे। सो टुडे वी विल ठीक बी है सर, मैं टॉकिंग। देखती हूँ। हाँ, देखो, नहीं समझ में आएगा तो जिन बच्चों को जब नहीं आ रहा है उनकी फिर से एक मर्ज करके क्लास ले लेंगे अपन, कोई इशू नहीं है वो बहुत बड़ा। चलो अब आज थोड़ा और बात करते हैं, पहले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे और बात करते हैं। इसकी एक 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 बहुत यूनिक सी डेफिनेशन निकलती है, कई बार बुक्स में क्वेश्चंस में आ जाए, सो नेवर गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। इसको अपन ने कैसे भी डिफाइन किया पता है? मेरी बात सब इधर ध्यान से समझना। जैसे तुमने रेजिस्टेंस डिफाइन किया है V upon I, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल अप्लाइड टू अ कंडक्टर टू दैट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, ये पूरे स्केलर फॉर्म में डिफाइन किया। इसको अपन डिफाइन करते हैं वेक्टर फॉर्म में। देखो, जो रेजिस्टेंस का काम है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का काम है, बट इसको अपन ने स्पेसिफिकली वेक्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन किया पता है? ये मैथमेटिकली अभी तुमको करके भी दिखाऊंगा। ये किसके इक्वल आता है, किसी को पता है? इट इज एक्चुअली द सिग्मा रेशियो, हाँ, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in a conductor to the electric field in a electric field, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in a conductor। देखो अभी इसको प्रूव करेंगे, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूँ कई बार डेफिनेशन आ जाए तो तुम लोग डर मत जाना कि ये चीज नहीं पढ़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर टू द करंट डेंसिटी। इसका रेशियो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी का रेशियो है। याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, जैसे रेजिस्टेंस क्या था? पोटेंशियल अपॉन करंट। ये रेजिस्टेंस की जगह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की जगह करंट डेंसिटी। ये सब इक्विवेलेंट टर्म्स हैं। जो रेजिस्टेंस करता है वही ऑल इन ऑल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है वही पोटेंशियल करता है। जो करंट हो रहा है वही करंट डेंसिटी है। बस हमने इसको वेक्टोरली समझने के लिए लिख दिया है। अब देखो कैसे मैथमेटिकली इक्वल आएगा, तुम्हें मजा आएगी, मेरे साथ करना है। इफ यू हैव योर नोटबुक्स आई रियली सजेस्ट यू टू राइट इट विद मी। क्या बोला है इसको अपन ने देवयानी? व्हाट आई हैव टू राइट? रो इज इक्वल्स टू व्हाट? ई अपॉन जे। दोनों देखो वेक्टर्स क्वांटिटी है, दैट्स इट। अब नाउ लेट्स ट्राई टू, तुम्हें अपनी नॉलेज से पता है ये किसके बराबर होता है? रो किसके बराबर होता है? किसी के बराबर होता है? RE/L। चलो लेट्स ट्राई टू राइट इट इन दिस फॉर्म देन। मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे कंडक्टर है, क्या मान लो? कंडक्टर। देखना सब ध्यान से, भूमि देखना बच्चा है ना। लेट्स से यू हैव अ कंडक्टर हियर समवेयर, कूल है, इसको इधर जोड़ दो। तुम लोग ने आज इतनी लेट क्यों क्लास ज्वाइन करी बाय द वे? सबने गए थे क्या कहीं? अब बोलोगे नहीं, जब मैं बोलूंगा तो तुम्हें पंचायत नहीं करनी होती, जब मैं मना करता हूँ तब तुम सबके सब करते रहोगे पंचायत। सर मैं टाइम पे थी। सर मैं जो भी नहीं 7 था बजे। ऑब्वियसली, देखो अब मैं टाइम पे थी, जो नहीं था उसको बोल रहा हूँ ना मैं, जो थे वो तो मेरे को पता ही है। चलो इधर देखो, मान लो इसमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं किसकी वजह से? यहाँ पे क्या लगी हुई है? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। मान लो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। कूल है। चलो अब देखो इधर से, नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हमें क्या करना है, हाउ वी शुड अप्रोच।
हमें ऐसा अप्रोच करना है, वी वांट टू चेंज द वैल्यूज टू द डायमेंशनल फॉर्म। हमें ई को भी डायमेंशनल ए और आर एल के टर्म में लिखना है और जे को भी ए और एल के टर्म में लिखना है। क्या मैं लिख सकता हूँ? कैन आई सर राइट रिपीट दैट? अगेन सी सर, व्हाट आई वांट टू डू। अरे बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड को आर के टर्म में लिखना है और मैं करंट बोल डेंसिटी रहा को हूँ, मेरे को बोलने तो दे। अपने को पता है रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट आर ए बाय एल। So we want to write electric field in term of some R and L and we want to write J in term of R and L. कैसे ये आ जाए A and L के टर्म में इसको लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैं लिख सकता हूँ A और L के टर्म में? लेट्स से अगर इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है, अब लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाय L। बोलो व्हाट शुड आई बी राइटिंग? हाँ साइबा ने आई थिंक सही बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट व्हाट? V बाय L। L का काम हो गया है ना। नाउ करंट डेंसिटी को कैन आई राइट इन फॉर्म ऑफ एरिया एंड ऑल? अभी पढ़ा है यार आशुतोष, क्या पढ़ा है बेटा? बोल हमको जल्दी, क्या पढ़ा है? सर वीडियो अच्छा चलो आई बाय ए। अब मैं जिस पे सर्किल कर रहा हूँ वही बोलोगे। एरिया के टर्म में लिखना है तो पता नहीं तुम्हें आई बाय ए होता है। एनवीटी बोल रहे हो, क्या होगा? V अपॉन आई करंट क्या होता है? डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या होता है? आई बाय ए तो होता है। यस सर। यही तो लिखा मैंने, तो देखो आ गया फॉर्मूला। याद रखना, if you somewhere find it like this कि the ratio of electric field at a point to that of the current density, never get confused. It's nothing but what? Specific resistance और resistivity. बोले फिर से याद दिलाओ एक बार, रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला आता है? रो किस किस पे डिपेंड करता है? फिजिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? M अपॉन, याद है? N E स्क्वायर टाउ। बोलो नहीं, याद कर लो ये चीज प्लीज, इट इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे इधर ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सी चीज चेंज होगी? यहाँ पे ये टाउ चेंज होता है और एन चेंज होता है। हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फिक्स है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज विद टेम्परेचर। टाउ जो है वो डिक्रीज करेगा। रिलैक्सेशन टाइम, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे बीच में जो लड़ रहे थे इलेक्ट्रॉन वो फिर लड़ने लगे। देयर विल बी मोर कोलिजन विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस विल बी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। चलो इसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा सर इलेक्ट्रिक फील्ड आगे थी, ये वोल्टेज, एरिया नीचे, लेंथ और एम्पियर, फिर उसके बाद आपने क्या करा? जानवी कॉपी पे लिखा कर मेरे साथ। सर मैं लिख रही हूँ अपने साथ, क्या दिक्कत है बता इसमें? देख ई क्या होता है? V अपॉन एल होता है बच्चा। करंट डेंसिटी क्या होती है? I अपॉन ए। तो I अपॉन ए ऊपर नहीं चला जाएगा न्यूमरेटर में? नहीं आया समझ में? किस किस को नहीं आया ये चीज? सर आर कैसे आया वो जानना है। V अपॉन आई क्या होता है? V अपॉन आई करंट। V अपॉन आई क्या होता है? R सॉरी होता है ना, ओम्स लॉ। हाँ ठीक है, क्लियर है ना ये चीजें? ये तो इजी चीजें हैं रे, इसमें कुछ थोड़ी ना कुछ ज्यादा टफ होना है। ठीक है हो गया। आर आगे बढ़े। आगे बढ़ते। जैसे इससे रिलेटेड एक चीज, हाँ एक मोबिलिटी ने जानवी ने क्वेश्चन भेजा था मुझे एक मोबिलिटी से रिलेटेड। तो देख लो मोबिलिटी क्या होती है। एक टर्म डिफाइन है, कुछ है नहीं बहुत बड़ा वो। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी देखो इधर कुछ नहीं, किसी को पता है? एनीवन वांट्स टू शेयर देयर ओपिनियन अबाउट द मोबिलिटी इफ यू नो? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ कुमकुम, वेरी वेल। तो देखो क्या डिफाइन किया गया, मेरी बात समझना। इसको ऐसे डिफाइन किया अपन ने, लाइक वी नो। हाँ वेरी वेल धीरज, अपने को पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली में आ किसके कारण रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण, जो पोटेंशियल के कारण क्रिएट हो रही है। तो वी जस्ट डिफाइन की इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। एक टर्म बना दिया है कि यार अगर इतने इलेक्ट्रिक फील्ड होगी देन व्हाट विल हैपन, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी देन व्हाट विल हैपन, कितनी वेलोसिटी गेन करेंगे वो। तो टू अंडरस्टैंड दैट हमने एक मोबिलिटी टर्म डिफाइन किया है। इसको क्या बोलते हैं? द रेशियो ऑफ, या ऐसे लिख दो, वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर पर यूनिट ये इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फील्ड अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना? क्या क्या कुमकुम? सर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना? नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ओके सर।
ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Sir? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी आ रही है, ठीक है। ऐसा किससे डिनोट करते हैं इसको अपन, म्यू से, बस ये होता कुछ नहीं है, वीडी अपॉन ई, ठीक है। सर हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आया कौन सा फॉर्मूला, मोबिलिटी का? क्या ओरिजिन बोल रहे हैं इधर, कंसेप्ट। इधर इंग्लिश में देखो क्या बोल रहे हैं, शुद्ध इंग्लिश में लिखा नहीं लिखा मैंने। सर मतलब ये इसका ओरिजिन, जैसे बाकी जो टर्म्स है वो रिलेटेबल है, ये सुनो फॉर्मूला सुनो कैसे मेरी बात, आया? मेरी वो बात समझ- सुनो, मेरी बात समझना। वेलोसिटी कोई चीज थी नहीं, हमने बनाई थी। जब हमने वेलोसिटी को बनाया तो हमने उसको डिफाइन कैसे किया, ब्रह्मा जी ने नहीं दी थी वेलोसिटी कि मैं तुम्हें वेलोसिटी दे रहा हूँ जाओ फॉर्मूला ढूंढो, ऐसा नहीं हुआ। हमने हमारा मन किया तो हमने एक टर्म बनाया वेलोसिटी, उसको अपन ने डिफाइन किया क्या, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हमारा मन था, हमने डिफाइन किया एक टर्म करंट, जिसको अपन ने डिफाइन किया चार्ज पर यूनिट टाइम। हमारा मन था, हमने एक टर्म डिफाइन किया मोबिलिटी, जिसको अपने डिफाइन किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। हर फॉर्मूले का ओरिजिन नहीं होता है, कुछ लॉज होते हैं जो डिफाइन किए जाते हैं, डिफाइन करने के बाद उनको मैथमेटिकली लिखा जाता है। इज दैट ओके? ओके सर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जानवी ने जो क्वेश्चन भेजा था वो एक बार कर लो तुम लोग, तो तुम लोग को थोड़ा उससे अंडरस्टैंडिंग आएगी। जानवी क्वेश्चन है क्या वो, नहीं लिखता हूँ, देखो सर ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। तुम्हें एन दिया गया है, म्यू दिया गया है, रो दिया गया है, एंड और क्या दिया गया है, ई दिया गया है। सबको पता है यहाँ पे एन क्या है, एवरीवन नोज व्हाट द एन इज। क्या है एन? नंबर ऑफ सर क्लास का लिंक भेज दीजिएगा। एक मिनट गाइस, एक मिनट, बच्चों को लिंक्स नहीं मिले हैं। तुम लोग क्वेश्चन करो तब तक जरा, मैं लिंक भेजता हूँ। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार क्या है। एन दिया गया है तुम्हें करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। म्यू है तुम्हारा मोबिलिटी, अभी बताया। रो तुम्हें बता दिया है, पता है क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ई तुम्हें पता है क्या, चार्ज होना इलेक्ट्रॉन। तुम्हें बताना है कि कौन सा यहाँ पे लॉजिकली सही है। देयर आर द 4 ऑप्शन आई विल बी गिविंग यू, उनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन क्या है तुम्हारा, रो इक्वल्स टू एन ई म्यू, रो इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर म्यू। बी क्या है, सी है था ये, डी क्या है। मस्त क्वेश्चन है, देखना इजी है, बहुत टफ नहीं है। 1 अपॉन रो इक्वल्स टू 1 अपॉन एन ई म्यू एंड रो इक्वल्स टू 1 अपॉन एन ई स्क्वायर म्यू। देखो लॉजिक लगाना, लॉजिक यू हैव टू अप्लाई इन अ वे कि मुझे क्या पता है, जो पता तुम्हें लेफ्ट हैंड पे जो दिख रहा है वो चीज बहुत बेसिक है। उसका बेसिक फॉर्मूला सोनिया को बहुत अच्छे से पता है। आई वांट सोनिया टू राइट दैट फॉर्मूला और उस फॉर्मूले से फिर आरएचएस बनाओ। एलएचएस का जो तुम्हें फॉर्मूला पता है दिल से वो लिख लो। लिख लिया वो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को फिर चेंज करने का ट्राई करना जो आरएचएस में चीजें हैं उसके टर्म में, कि ये कैसे ला सकता हूं या ला सकती हूं मैं। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बता ही दूंगा। हो गया, सर वेट 2 मिनट। कसक का आ गया। देखो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं आशुतोष, तेरे को ना क्या करना है, ऐसा कुछ करना है कि इनमें से कोई एक रिलेशन ट्रू है, यू हैव टू फाइंड व्हिच वन इज ट्रू। सो आई टोल्ड यू हाउ टू डू दैट। तुम्हें जो पता है लेफ्ट वाले फॉर्मूले को लेके उसको लिख लो, उस फॉर्मूले को लिख लो जो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें दिख रहा है, वो तुम्हें पता है कैसा दिखता है, उस चीज को लिख लो। और लिखने के बाद उससे जो आरएचएस वाले टर्म्स है उनको फॉर्म करने का ट्राई करो। सब चीजें तुम्हें पता है, तुमने सारे फॉर्मूले भी पढ़े हैं। चाहो तो एक बार देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सेव कर लो। ये चीज मैंने पूरी कहानी अब तक की पढ़ाई हुई इस पेज पे लिख दी है, एवरीथिंग इज देयर। जल्दी जल्दी, अंकुश आया? हाँ खुशी, वेरी गुड। ओके ओके, नहीं आशुतोष हाँ सर। करो।
आंसर करो, आंसर लाओ, आंसर आंसर, हाँ सर ना सर नहीं। सर बी आ रहा है। कैसे आ रहा है? सर पहले जो हमारा म्यू का फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू वी डी बाय ई, उसमें हम जब वी डी का फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा म्यू आ जाएगा ई टी बाय एम। वीडी क्या होता है? एन ई क्या होता है वीडी, बताओ मैं लिखता हूँ। ये वाला नहीं, वो वाला फॉर्मूला पुट करा है, ई ई टो बाय एम। ई ई टो बाय टाउ एम। बाय एम। इससे हमारा सर ई भी आएगा नीचे। इससे ई से ई कट जाएगा। हाँ, तो इससे अगर हम m की वैल्यू निकाले तो वो ई टो बाय म्यू आ जाएगी। है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो तुम लोग? देखो, खैर जिससे जैसे तरीके से प्रूव हो गया वो सब सही है, साहिबा ने भी जिस तरीके से किया, डोंट हैव एनी इशू, वो तरीका भी सही है। बट मैं तुमको बताऊं, ज्यादा फॉर्मुलेज मत याद रखो, जो बेसिक फॉर्मुलेज है उनको लेके चलो। जैसे बेसिक फॉर्मुला तुम्हारा सबसे पहले क्या है? रो तुम्हें पता है क्या होता है? आर। रो क्या होता है? आर ए बाय एल। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी वाला नहीं लगा सकते? तुम कुछ भी लगा सकते हो यार, जिससे मैंने तुम उससे प्रूव करो। जैसे देखो, मैं इससे ओम्स लॉ से प्रूव कर देता हूँ, चलो। आर दोनों इक्वल से टू वी prove अपॉन आई, करके दिखा दो। जिससे, हाँ मैं दिखा नहीं दी थी दोनों के, एक से करके बताऊंगा मैं। देखो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। अब आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट आर, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ, अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मेरे को समझना। मेरे को क्या करना है, पहले तो इस आर को लेके आना है रो के टर्म्स में। सो रो एल अपॉन ए, ये आ गया लेफ्ट हैंड पे। अब लेफ्ट हैंड पे मुझे एल और ए रिमूव करने हैं, क्योंकि एल और ए की मुझे नीड नहीं है। तो इफ आई डोंट वांट एल एन ए, तो मैं एल एन ए को हटाना चाहूंगा। तो सबसे पहले बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एल। क्या होता है? बी क्या होता है? ई इंटू एल होता है या नहीं होता है? तो ई नॉट इंटू एल, गेटिंग। व्हाट नॉट गेटिंग जानवी? बी क्या होता है? ई इंटू एल नहीं होता है? एक मिनट, आपने रो एल बाई ए इज इक्वल टू वी आई, अच्छा वोल्टेज को चेंज किया है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नाउ इट्स टर्म फॉर यू टू चेंज द आई। सो आई को चेंज करना है, ए हटाना है, तो ए को लिख सकता हूँ क्या मैं? एन ई ए वी डी। अब यहाँ से कुछ ना हो, मेरा ए और ए, एल और एल हट गया, मतलब मुझे मोटा मोटा जो चाहिए था, रो इक्वल्स टू ई अपॉन एन ई वी डी, तो मिल गया। अब यहाँ पे बचा क्या है मेरे पास? खाली मुझे ये हटाना है, लाइक आई वॉन्ट टू रिमूव ई एंड एन आ गया है मेरा, ई आ गया, ई और वी डी हटाना है। तो ई और वी डी का रिलेशन तो अभी तुमने पढ़ा है, क्या होता है? म्यू, अभी पढ़ा है। इस ई को नीचे भेज दोगे, वी डी अपॉन ई क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एन ई म्यू आ गया। सो यू कैन प्रूव इट एनी वे यू वांट, गो फॉर द सिंपलेस्ट थिंग जो तुम्हें सिंपल लग रही है। आई एम नॉट सेइंग ऐसे ही करो, तुमको जो सिंपल लग रही है, बट अप्रोच समझो, ज्यादा फॉर्मुलेज मत याद करो। तुमको जितने इधर पे लिखे हैं ना मैंने, उतने फॉर्मुले एक्चुअली सफिशिएंट है, इससे बाहर अंदर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अब ये लास्ट क्लास में वैसे तो बता दिया था मैंने, ये चीज हो गई थी तुम्हारी क्लास में, है ना। आई ऑल्सो डिस्कस हाउ टू डू दिस। इसको किसी को इसमें तो इश्यूज नहीं है। anyone is having any issues with reference to this particular topic? कार्बन रजिस्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? No, sir. कार्बन। रेजिस्टर। बोलो सर के स्टूडेंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस को आपने रो एल बाई ए में चेंज किया, फिर आपने ये देखा कि मुझे एल और ए की नीड नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ राइट हैंड साइड की एल और ए आ जाए ताकि आप उसे रिमूव कर दो। ये आपने इसमें यही बेसिक लॉजिक लगाया, राइट? या ये बेसिक लॉजिक है। चलो, तुम लोग जैसे कह रहे हो, मैं लास्ट क्लास में तुमको ग्राफ बताना भूल गया था, तो एक बार ग्राफ देख लो। व्हाट दिस ग्राफ इज? Yes. ग्राफ कुछ नहीं है एक्चुअली, क्या होता है, इसको वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीआई कैरेक्टरिस्टिक बोल लो या ओम्स लॉ का कुछ भी बोल लो, तो समझना इस और चीज फिर को। इसको कार्बन रेजिस्टर क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपने बोला उसको कार्बन रेजिस्टर बोलते हैं, वाई? बनता कार्बन से है वो, क्या? बनता कार्बन से है, क्योंकि वो, देख जानवी, कुछ चीजें ना बच्चा प्लीज थोड़ा लॉजिकली सोच लिया कर। अभी बटर चिकन को बटर चिकन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डलता बटर और चिकन है नहीं? तुम्हें जानवी क्यों कहते हैं, पता है तुम्हें? अरे यार, फिर तुम लोग देखो, लड़ो नहीं।
ऐसे नहीं नहीं करना सर, है। मतलब डिस्टरबेंस ठीक है करनी ठीक है, है, ये अरे यार क्वेश्चन कोई डिस्टरबेंस लॉजिकल होना चाहिए ना। लड़ो नहीं यार, ठीक है ठीक है, फाइन। चलो इधर आओ, तुम लोग डेकोरम मेंटेन रखो इस क्लास में, से परेशान हो गए और थोड़ी चीज। चलो देखो वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है देख लो, परेशान हो तो जानी पूछती रहना तुम्हें ना, पागल है लोग, इनकी बात तुम मत आना बेटा। हाँ सर, बोलो आप। अरे यार गुस्सा मत हो कोई, चलो छोड़ो, देखो इधर एवरीवन। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या बताता है, सिंपल सी बात बताता है। जैसे ओम्स ने क्या किया था, जब उनने फिजिकल और हाँ लास्ट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब उसने फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज में जब कांस्टेंट रखी किसी कंडक्टर की, तो आइडियली उसको ग्राफ कैसा मिलना चाहिए था, कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए था, है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं कि स्लोप 45 ही हो, स्लोप कितना भी हो सकता था, ठीक है, बट इसने वेरिएशन शो किए हैं, इट हैज शोन सम वेरिएशन। जैसे जनरली ग्राफ कैसे दिखता है तुमको, अगर तुम किसी रियल लाइफ के लिए प्लॉट करोगे, आई थिंक 10th क्लास में रहता है, 12th क्लास में रहता है, कब रहता है, एक एक्सपेरिमेंट रहता है ऐसा अपना, तो कुछ तो कहीं ऐसा मिलता है ग्राफ, है ना। तो ग्राफ इज सर लिटिल 12th बेंडिंग में टुवर्ड्स किया राइट। किया है हमने कुछ दिन पहले। हाँ ये वी और आई का ऐसा रहता है रिलेशन, ठीक है। अरे ओए अभी ठीक है, अभी ध्यान दो इधर, चलो चैट में लड़ो नहीं तुम लोग, चलो। तो देखो बस इसमें मैं ये बता रहा था कि एक्चुअली ना तुमको इसी शायद लास्ट क्लास में बताई हुई थी कि किसी भी दो पॉइंट का इफ यू विल कैलकुलेट द स्लोप, तो यहाँ पे स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है। इफ दिस इज थीटा देन यू कैन राइट tan थीटा। तो tan थीटा तुम्हें क्या देगा, देखो ध्यान से, हाँ इतना चेंज इन, जानवी पूछ लेना कोई दिक्कत हो तो, दिस इज आई, सो इतना चेंज इन v अपॉन चेंज इन i, ये तुम्हें देता है क्या इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस, क्योंकि तुम्हें पता है दिस रेशियो इज नथिंग बट r। अपन ने देखा स्लोप क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन करंट, और वो एक्चुअली में किसके इक्वल आना चाहिए, रेजिस्टेंस के इक्वल। तो तुम किसी भी पॉइंट पे अगर ग्राफ के इफ यू विल कैलकुलेट द स्लोप, इफ यू नो द रिलेशन बिटवीन v एंड i एज अ फंक्शन, तो तुम उसको डिफरेंशिएट करके किसी भी पॉइंट पे यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं पता, ये सब चीजें तुमको पहले से भी पता होंगी। सो slope of graph plotted between vi gives resistance at any point, resistance at any point। बस बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत, सीरियसली आस्किंग प्लीज, किसी को भी हो तो पूछ लो, आगे बढ़ेंगे गाइस, कम ऑन। सुमित, साहिबा, साहिबा को तो क्लियर है, साम्या, साम्या क्या हो गया, ठीक हो, आज कुछ बोल ही नहीं रही हो तुम। चलो now it's time for you all to understand what you call temperature dependency of a resistance. That okay, now we'll be understanding that how resistance varies with temperature, with temperature, with temperature। पहले इसका क्या जानना है, थ्योरी या फिर फिजिकल मीनिंग समझना है, थ्योरी लिख दूं पहले, फिजिकल मीनिंग। पहले फिजिकल मीनिंग समझना है तो देखो फिजिकल मीनिंग समझो। देखो इसको अपन गाइस तीन केसेस में पढ़ते हैं, इसको पूरे के पूरी थ्योरी को तीन केसेस में पढ़ लेना। पहला केस तो क्या होता है, इन विच यू आर कंसर्निंग मोर अबाउट द मेटल्स। दूसरा केस होता है जिसमें यू आर कंसर्निंग अबाउट द, दूसरा केस होता है जिसमें यू आर कंसर्निंग अबाउट द सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा केस होता है जिसमें यू आर कंसर्निंग अबाउट द एलॉयज, ठीक है। अब किसी के मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा सर ने इंसुलेटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि इंसुलेटर में करंट नहीं फ्लो करता है, तो कोई रेजिस्टेंस की बात नहीं आएगी। करंट किस में फ्लो करेगा, या तो मेटल्स में, या तो एलॉयज में, या सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलेगा ना, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जानवी इंसुलेटर इसी हुए ना बच्चा, डाइलेक्ट्रिक अपन ने एज एन इंसुलेटर ही तो डिफाइन किया है, तो इंसुलेटर में थोड़ी ना कोई करंट होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो मेटल्स के लिए अभी एक बात समझो, पहले तो इसको समझा देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब टेम्परेचर की बात आ रही है, तो तुम्हें पता है R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L अपॉन A। अगर अपन मान लें फॉर द टाइमिंग, इफ आई अज्यूम कि L और A में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, L और A में ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो मेरा मेन इधर पे ब्लैक शीप कौन है, रो। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि रो किस तरीके से रेजिस्टेंस को चेंज करेगा टेम्परेचर के साथ। अब रो की बात करें तो रो, फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, m अपॉन n e स्क्वायर n स्क्वायर टाउ। टाउ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है, सब लोग 2 सेकंड का टाइम लो और सोचो
कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें लग रहा है दैट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन टेम्परेचर. MEN टाउ. रिलैक्सेशन टाइम. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. जो पढ़ा है पुराना भूल जाया करो पूरा. NNT देखो धीरज ने सोच के बोला. हाँ क्यों धीरज? धीरज कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन व्हाई N. टाउ का तो समझ में आया, व्हाई N? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए. हाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. ठीक है. अच्छा इसमें याद रखना जो कि सेमीकंडक्टर के लिए चलता है ना वही चीज किसके लिए भी चलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. ये तुम मैम पढ़ा रही है ना कलरोस लॉ वगैरह, उसमें मैम ने बताया होगा. पढ़ा है नहीं पढ़ा तुम लोग ने अभी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? पढ़ा है सर. पढ़ाया होगा ना मैम ने ये सब चीजें. तो इसमें हाँ भी सर, हो समझेंगे, गया. वो भी रीजन समझेंगे. तो देखो अब यहाँ पे दो कल्प्रेट हैं. वी हैव टू कल्प्रेट्स, इधर N एंड टाउ. अब टाउ एक ऐसी चीज है जो ऑब्वियसली क्या करेगी, डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ. क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि टाउ क्या था, इट इज अ रिलैक्सेशन टाइम. तुमने क्या बोला था, देयर वाज अ रूम, इन दैट रूम देयर वर द chaotic स्टूडेंट्स. उन स्टूडेंट्स को अपन क्या कर रहे थे, किसी एक कंसर्न फील्ड में लाके उनको एक जगह अपन ने एकत्र करके एक फोर्स के थ्रू ड्रिफ्ट कर दिया था कि नाउ यू हैव सर्टेन डायरेक्शन टू मूव, तुम सिर्फ इधर मूव करो. बट एज सून एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज, देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. दैट काइनेटिक एनर्जी विल कॉज देम टू डू द रैंडम मोशन अगेन, जो उन्हें अगेन रैंडम मोशन करने के लिए पुश करेगी, जिसके कारण वो फिर से एक दूसरे से क्या करना चालू कर देंगे, कोलिजन्स करना चालू कर देंगे. एंड ऑल इन ऑल द रिलैक्सेशन टाइम विल डिक्रीज. तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, ये रिलैक्सेशन टाइम जो डिक्रीज हो रहा है, इसके लिए ओवरऑल रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज. अच्छा याद रखना जैसे जैसे यहाँ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, एट द सेम टाइम अगर मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो अगेन दिस यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर केमिस्ट्री क्लासेस एंड फिजिक्स में भी अभी पढ़ोगे एटॉमिक थ्योरी में आगे, कि व्हेनेवर यू गिव एनर्जी टू एनी एटम, उसके जो इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे विल जंप टू द हायर ऑर्बिटल्स, हायर शेल ऑर्बिटल्स में जाते हैं वो, है ना. तुमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा है कि हमें कलर्स क्यों दिखना चालू हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा क्या करने लगते हैं, इनर ऑर्बिटल्स के भी बाहर आने लगते हैं, और फिर जब वो ठंडे हो रहे होते हैं तो वो वापस एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं. सो ऑल इन ऑल अब तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. तो ये फैक्टर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ ये फैक्टर बढ़ रहा है. बट ये फैक्टर उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना कि, समझना, ये फैक्टर उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना कि टाउ कम हो जा रहा है. तो N बढ़ रहा है, N बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होनी थी, बट N उतना नहीं बढ़ पा रहा है जितना टाउ कम हो जा रहा है मेटल्स के केस में. हमें क्लियर एवरीवन, सबको यहाँ तक क्लियर है चीजें, ऑल गुड. ऑल इन ऑल ये रीजन है. मेटल में याद रखना रिलैक्सेशन टाइम इज मोर डोमिनेटिंग देन व्हाट, Number of free electrons. very well said. So more dominating than number of free electrons. Number of free electrons per unit volume है ये, तो भूलो मत. ठीक है. Now let's talk about the electrolytes and semiconductors. Again electrolytes और semiconductors में तुम बहुत जल्दी कनेक्ट करोगे. इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर्स में जो भी करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं होता है. किसके कारण होता है? If I'll talk about the semiconductors, पायल्स, की पायल, क्या बोल रहा है जानवी? नहीं दीक्षा ने बोला, क्या बोला दीक्षा? सर आयन से बोला था. अच्छा आयंस कह रही है, पायल्स कह रही है. चलो देखो, तो मेटल्स में जैसे तुमने सही बोला इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की वजह से होती है. सो अगेन आयंस का भी तुमने पढ़ा होगा, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, तुम किसी चीज को गर्म करोगे, उसके आयंस ज्यादा बनेंगे. मोस्टली चीजों के तो ज्यादा ही बनेंगे नहीं. ली चाटलियर प्रिंसिपल अगर पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा है? तो इसके आयन ज्यादा बनेंगे. अब ये आयंस पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, तो जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा करंट फ्लो. ठीक है. इधर भी देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो तुम्हारा करंट फ्लो करता है सेमीकंडक्टर्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण करता है. मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो अपनी जगह फिक्स थे, टेम्परेचर के कारण निकल के बाहर आ गए. तो टेम्परेचर के कारण जब वो निकल के बाहर आ गए हैं, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज. जब वो टेम्परेचर के कारण निकल के बाहर आ गए तो उन्होंने होल्स भी ज्यादा क्रिएट करें और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा क्रिएट करें. सो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग, अगेन लेट मी राइट द सेम फॉर्मूला अगेन. फिर से बताओ क्या था फॉर्मूला, इधर बताओ, इधर लिखता हूँ छुपा के तुम लोग से. क्या था फॉर्मूला? रो इक्वल्स टू m upon m square. सराउ होता है.
वेरी वेल मनोज। तो देखो अब इधर पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि रिलैक्सेशन टाइम कम नहीं हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम हो रहा है कम, बट इसकी रिस्पेक्ट में अब एन जो है वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, एन ज्यादा बड़ा हो रहा है। सो ऑल इन ऑल जो मेन इफेक्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, रो Decrease. तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है चीजें। अब इसी को ओवरकम करने के लिए हमने कुछ एलओएस बनाए हैं। तो जो अपन ने एलओएस बनाए हैं उन एलओएस में क्या होता है, जो रो होता है अगेन एम एन ई स्क्वायर टाउ, जो अपन ने एलओएस बनाए हैं वो एलओएस में क्या होता है, टंगस्टन हो गया, निक्रोम हो गया, उसमें क्या होता है, दोनों चीज होती है। ये टाउ क्या होता है, कम होता है और एन बढ़ता है, बट इन दोनों का प्रपोर्शन ऐसा चलता है कि इस पे नेट इफेक्ट क्या आता है, 0. जीरो। तुमको पता है सब चीजें, फालतू पढ़ रहे हो मेरे से। चलो, सो ऑल इन ऑल सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए याद रखना क्या चीज डोमिनेटिंग हो जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम। अच्छा, कल सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग पुराने वाले, और आज एक और शीट शेयर कर दूंगा उस वाले, बिकॉज आई डोंट नो तुम्हारी न्यूमेरिकल्स पे कैसी प्रैक्टिस चल रही है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए मुझे 2 वीक में तो एक बार। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कल कोई क्लास नहीं मिस करना। हाँ आशुतोष, आशुतोष देख, इलेक्ट्रोलाइट में क्या रहता है, NaCl, नमक को तुमने पानी में मिलाया, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे जो NaCl अरे था माइक वो म्यूट उसके, करवा दो, डिस्टरबेंस हो रही है। अरे हाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स आयंस होते हैं बच्चा, वो देख ज्यादा बनते हैं। ज्यादा आयंस कैसे बनते हैं वो आशुतोष, बिकॉज तुमने हीटअप किया तो तुमने उसके आयंस और तोड़ दिए। तो अपन किसी भी चीज को तोड़ते हैं तो वो आयंस में जल्दी जल्दी ब्रेक होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में आयन ज्यादा बनेंगे तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, वहां पे करंट का कुछ भी इलेक्ट्रॉन से लेना देना नहीं है, आयन से है। ठीक है, इसीलिए सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली। ठीक है, जहां तक बात है रही। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा छोटू सा ग्राफ है, वो ग्राफ तुम लोग याद रखना। वैसे तो देखो पढ़ने के लिए थ्योरी में अपन लीनियर पढ़ते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में है तुम इसको लीनियर पढ़ते हो। कैसा पढ़ते हो, लीनियर वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, बट ग्राफ में कभी लीनियर वेरिएशन नहीं शो करते हम लोग। ग्राफ में कैसे शो करते हैं, इसकी डिटेल में मत जाना, बट याद कर लेना क्योंकि बुक में ग्राफ अगर मैं बना हूँ, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो याद रखना कैसा कैसा आता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स के लिए तुम्हें पता है क्या होता है, रेजिस्टिविटी टाइम के साथ टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स की टेम्परेचर के साथ क्या करती है यार, Decrease. हाँ इट विल डिक्रीज। और बात करोगे अगर तुम किसकी, एलओआईस जो तुमने पढ़े थे Alloys. ऐसा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। तुमको देखो ये सब चीजें अगर आती है तो बता दिया करो, मैं स्किप कर दूंगा, कोई मतलब नहीं ना फिर से पढ़ने का। No सर, skip मत कीजिए. स्किप नहीं सर हमें करेंगे, रिवाइज करने में मजा आता है. तो हमें तो मजा नहीं आता रिवाइज करने में, तुम लोग का टाइम भी ऐसे कैसे कैसे कंज्यूम होता होगा। चलो ये किसके लिए था, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तुम लोग को एक और होमवर्क दूं अच्छा सा, तुम लोग करके नहीं आते यार, तुम लोग को कुछ बोलता हो ढूंढ के लाओ, तुम लोग ढूंढ के नहीं लाते हो। एक वो बोला फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है, गूगल पे पढ़ के पहली लाइन आ गए सब चल के। कोई बोलता है रिसर्च करने के लिए प्रॉपर जाया करो, गूगल स्कॉलर बताया मैंने, गूगल स्कॉलर पे जाके सर्च किया करो, एक प्रॉपर पेपर लेके आना रेफरेंस, उसका डीओआई होता है, हर रिसर्च पेपर का एक डीओआई होता है। क्या होता है, डीओआई, डीओआई नंबर होता है। जब भी तुम कुछ बोलते हो एज अ फिजिसिस्ट, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, व्हेन आई एम मेकिंग एनी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको एक डीओआई नंबर मिलता है। तो वो तुम लोग पढ़ के आना, मुझे डीओआई नंबर बताना कि सर इस रेफरेंस में मैंने पढ़ा था, अगर मन हो तो या टाइम मिले तो। चलो ये किसके लिए था, ये था मेटल्स के लिए, एंड दिस वन वाज फॉर एलॉयज। कूल है। अब बात करते हैं, मैं अच्छा एलॉयज के नाम लिख देता हूँ, कुछ याद रखना किस किस में होता है एलॉयज में। तो मेन निक्रोम में होता है, ठीक है, और बाकी देख लेना बुक में, काफी खतरनाक खतरनाक मैग्नेटॉन होता है एक, कुछ तो होता है ना, इस टाइप से दिए मल्टीपल नेम। Stephen भी होता है. ठीक है, इतनी चीजें हो गई तुम्हारी। अच्छा, अब इसकी बात मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है, बहुत ज्यादा अलग आती है पूरे रेफरेंस से, तो मैथमेटिक्स की डिटेल में मत जाना, सर ऐसा रिलेशन क्यों आ रहा है। बायो वाले कितने, धीरज इंटरपोलेशन पता है तेरे को, कोई इंटरपोलेशन नाम सुना है किसी ने, यस और नो।
No. नो सर। 9th 10th क्लास में जब तुम बहुत छोटे छोटे से थे, एट दैट सर फिर टाइम से रिपीट करना। इंटरपोलेशन एक चीज होती है, इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जब 9th क्लास में 10th क्लास में तुम बहुत छोटे छोटे से थे, तो तुम्हारी बुक के पीछे लॉग, एंटी लॉग्स, साइन, कोसाइन के टेबल्स देखे हैं कभी? यस ये सर। अभी यस ऐसा सर। किसी ने उनको ढूंढना बताया कि उसमें वैल्यूज कैसे देखते हैं? यस सर, बताए आता है। सर आता है ना। बताया तो था। उसमें तरुण, अगर तेरे को याद हो, देख दो चीजें जैसे रहती थी। मान ले मैंने तेरे को बोला है कि sin 1 की वैल्यू और sin 3 की वैल्यू, sin 2 की नहीं दी गई, तो sin 2 की कैसे निकालते थे अपन? इंटरपोलेशन लगाते थे, दिस माइनस दिस अपॉन, छोड़ो, अच्छा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, दिस नॉट द मैथ्स क्लास। चलो लॉग और एंटी लॉग आता है, बस निकालना है ये। चलो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो अब इसको ऐसे याद रखना। तुम सबने मेरे साथ थर्मल फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ऐसा कुछ पढ़ा है? पढ़ा है ऐसा कुछ? यस सर। क्या था यस ये? Yes. सर। जोर से बोलो, यस सर पढ़ा है, कम ऑन। यस सर। क्या था ये? Yes, व्हाट sir. वाज इट? वो एक्सपेंशन वाला था। एक्सपेंशन वाला था। सेम एनालॉगस, बिल्कुल एनालॉगस वे में फॉर्मूला याद कर लेना। इसके लिए भी क्या आता है? रेजिस्टिविटी नई क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी 1 + अल्फा, नहीं लिखा यश, अल्फा डेल्टा टी। वहां पे अल्फा क्या होता था? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या होता है? इसको टेम्परेचर कांस्टेंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोलते हैं ना। Temperature coefficient of resistance. बस, बहुत बड़ा दीपिका, सबको क्लियर है ये सर चीज? बुक में आरती क्या? सर बुक में अलॉय के लिए अलग ग्राफ है सर। किसके लिए? अलॉय के लिए कैसा है? ऐसा होगा थोड़ा सा, ऐसा ऊपर होगा इंक्रीज। जाता हो। हाँ। Yes, sir. अरे यार, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रैक्टिकल वेरिएशंस, ऑल इन ऑल मैंने बताया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली एलॉयज में ऐसा कुछ बनता है, मैं बता ही देता हूँ। प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ बनता है थोड़ा ऊपर, ठीक है, ऐसे ही होगा बुक में। बट मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो एलॉयज बताए हैं, उन एलॉयज में क्या हो रहा है? मोस्टली कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। हाँ जानी, पूछो। ग्राफ दोबारा बता दो। ग्राफ दोबारा बताऊं तुमको? देख ग्राफ क्या था, जो अभी चीज लिखी ना ऊपर तुमको फिजिकली समझाई, वो बस मैंने ये पूरी कहानी ग्राफ में लिख दी है। ग्राफ क्या है? ग्राफ हमें बता रहा है कुमकुम कि सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी क्या होगी। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे से रेजिस्टिविटी इनकी कम होगी, ऐसे, ठीक है। जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है। एंड फॉर एलॉयज, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो रही है? Right. बढ़ती जा रही है। और एलॉयज के लिए क्या हो रही है? ऑलमोस्ट, सॉरी, मेटल्स के लिए बढ़ती जा रही है, एलॉयज के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। Constant. सर बना ही देता हूँ, मेरे बच्चे बोलेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया। खुश? चलो देखो अब इधर, ये वाला जो फॉर्म, हाँ 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 जानी। सर आपने कहा कि आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराओगे, तो सर जो क्वेश्चन पहले भेजे हैं आप सारे तो क्वेश्चन कराओगे नहीं, तो फिर हम चेक कैसे करें कि कौन सा सही है कौन सा मैंने गलत? आंसर की भेज दी है मेरे भाई, देखिए एक बार, फिर से भेज दूंगा तेरे को पर्सनली, ठीक है। चलो देखो इधर, अब ये फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो समझ लो। जैसे तुम इसमें लगाते थे, न्यू लेंथ इक्वल्स टू ओरिजिनल लेंथ 1 + अल्फा डेल्टा टी, इन अ वेरी सिमिलर वे न्यू रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू ओल्ड रेजिस्टिविटी 1 + अल्फा डेल्टा। कुछ और कहानी नहीं है इसकी। याद रखना, फॉर कांस्टेंट एल एंड ए, अगर मैं मान लूं कि लेंथ और एरिया पे टेम्परेचर की वजह से उतना डिपेंडेंसी नहीं आ रहा है ना, कुछ उतना चेंज बच्चा नहीं आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे इसको? हाँ तरुण भाई, ये क्या हो गया? कुछ हुआ क्या तरुण? अच्छा, वो उसको विनोद को बता रहे हैं, हाँ। तो फॉर कांस्टेंट एल एन ए अपन ये भी लिख सकते हैं, आर डैश इक्वल्स टू क्या? आर 1 + अल्फा डेल्टा। क्लियर है चीजें? Yes, sir. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो, इसका आंसर बताओ।
हो गया? सर जस्ट होने वाला। कूल कूल। नहीं जानवी, गलत है बच्चा। भूमिका 160? मेरे भाई दिमाग तो लगा थोड़ा। देख भूमिका, इधर देख। पहले तो सुनो सुनो सुनो, देखो बच्चों, सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी होता है तुमने जो सॉल्व किया उसको समझना कि वो सही है या गलत है। अब जैसे इधर देखो, Yes, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा। उसके बाद कह रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा था अपने को कब मिल रहा था भूमि, जब स्टीम पॉइंट था। तो अब ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टेंस है, तो मतलब स्टीम पॉइंट से तो कम ही है ना बेटा टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर होगा वो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में होगा, कि रेजिस्टेंस भी उसके बीच में है। देखो कैसे करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ तो अपने पास, सब लोग ध्यान से सुनना प्लीज। क्वेश्चन इज सेइंग दैट लेट्स से वी हैव सम प्लैटिनम वायर। वो प्लैटिनम वायर का रेजिस्टेंस हमें बता रखा है उसने 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे, ठीक है? तो अपन उसको लिख लेते। कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी की बात हो रही है तो कुछ भी ऐसा यूनिट के, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। नहीं, धीरे धीरे 40 सही बताया था तूने पहले, अब 10 क्यों लिख रहा है? खुद ही 40 बता के खुद ही 10 गलत बता रहा है, क्या कर रहा है? कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है, इधर देखो, इधर चलो। तो अगर मैं लिखूं नया रेजिस्टेंस R डैश इक्वल्स टू R1 प्लस डेल्टा टी, इसी को लिखूंगा मैं, देखना ध्यान से। सो R डैश इज 5.5, R इज व्हाट 5 प्लस 5, डेल्टा टी कितना है? कितना है? 100 अल्फा डेल्टा टी। हाँ भाई, ठीक है, लिख सकता हूँ। कैन आई राइट दिस? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। देखो अब इधर, यहां से कितना आएगा? 5.5 माइनस 5 अपॉन 5 डेल्टा टी, कितना आ गया? ये अल्फा आ गया। यस सर। ठीक है, सो व्हाट इज व्हाट दिस इज अल्फा है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये मान लो 100, ये मान लो कितना 0.5 है ना, चलेगा? Yes, sir. Yes. अच्छा, अब इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें R डबल डैश निकालना है। तो R डबल डैश के लिए कुछ भी रेफरेंस पॉइंट ले लो, या तो स्टीम पॉइंट ले लो या तुम इसको ले लो, कुछ भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। अपन इसको ही ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, 5 ओम वाले को। तो पहले था मान लो 5 ओम, तो 1 प्लस, अब टेम्परेचर कितना बड़ा है वो अपने को ये डेल्टा टी डैश टी डबल डैश नहीं पता है। दिस टेम्परेचर डिफरेंस वी डोंट नो, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, बट अपने को इसका लोअर वैल्यू पता है। तो R डबल डैश देखो कितना है 5.2 इक्वल्स टू 5 प्लस 5, इसको मैं लिख सकता हूँ हॉट बाथ का टेम्परेचर माइनस 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री का रेफरेंस लिया है मैंने इधर पे 5। नहीं क्लियर है? सेम कैलकुलेशन, 5.2 माइनस 5 अपॉन अल्फा नहीं लिखा यार, अल्फा लिख दिया सर है, अल्फा भी। ठीक है। तो अपॉन 5 TH इक्वल टू क्या है? अल्फा। अल्फा की वैल्यू उठा के इधर से इधर रखो, क्या आ जाएगा? 0.5 अपॉन 5 इंटू 100, 5 से 5 हटो, कितना आ रहा है? देखो 5.2 माइनस 5 0.2, 0.5 अपॉन 100 अपॉन TH। तुम हटो, तुम हटो, 5 2 जा 10 हटो, 2 10 1 नहीं 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, हटो नहीं। तो TH विल बी 40 डिग्री। अब बताओ किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पर। सर मेरा सही था। हाँ, उसका धीरज का भी सही था, वो पता नहीं कि बाद में गड़बड़ बताया उसका। अब इसमें क्या ऐसी चीज थी जो तुमसे लिटरली नहीं हुई? किस किस से नहीं हुई? ये निदा, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, अभी एक काम करो, तुम लोग जाओ, सिर्फ एक पावर वाली चीज बची है, या पावर वाली चीज समझ के जाओ। रुक जाओ रुक जाओ, लास्ट चीज समझ के जाओ, जिससे मैं शीट शेयर करूँ तो एटलीस्ट तुम उसको सॉल्व कर लो। बस लास्ट चीज है, 1 मिनट लगेगा, पढ़ा दूं ना, जाना नहीं कोई, 1 मिनट लगेगा, छोटी सी चीज है। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है वो बात समझना। अब तक तुमने समझा कि रेजिस्टेंस का क्या काम था, सबने रेजिस्टेंस को देख लिया अच्छे से। रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? अगर 2 पॉइंट के बीच में तुम रेजिस्टेंस लगा रहे थे तो रेजिस्टेंस क्या कर रहा था? वहां पे पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा था।
है ना? यस यस और नो, व्हाट इट वाज डूइंग, रेजिस्टेंस पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा था, करंट सेम रख रहा था। तुम जब भी देख रहे थे तो रेजिस्टेंस जब भी बढ़ रहा था, जैसे इधर देखो, इफ आई राइट R इक्वल्स टू V बाय I, तो I क्या है, मेरा कांस्टेंट है, I क्या है, कांस्टेंट है। और एक्चुअली I क्यों कांस्टेंट रहता है, उसका फिजिकल मीनिंग समझो। I क्या है, नंबर ऑफ, क्या I क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। अब एक बात समझना, तुम अपना फोन चार्ज कर रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, तुम क्या वहां पे चार्जेस थोड़ी ना कंज्यूम कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग चार्जेस, तुम चार्जेस कंज्यूम नहीं कर रहे हो। चार्जेस को तुम किस लिए यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का मेन पर्पस क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन का मेन पर्पस है खाली एनर्जी ट्रांसफर, वो एनर्जी एक जगह से लाके दूसरी जगह दे रहे हैं। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग एंड वी वांट देम टू डू दिस मच ओनली। हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ज्यादा चार्जेस आए, हमें क्या चाहिए, कम चार्जेस आए, बट वो क्या लेके आए, ढेर सारी एनर्जी लेके आए, पोटेंशियल ज्यादा हो उनका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? whenever you are using anything, suppose my laptop is getting charged, my pad is getting charged, so इसमें कुछ भी चार्ज कंज्यूम नहीं हो रहा है, क्या कंज्यूम हो रहा है, एनर्जी। जो ये चार्जेस एनर्जी लेके आ रहे हैं, खाली चार्जेस एनर्जी देके जा रहे हैं। आई बात समझ में? सो करंट कांस्टेंट है, करंट इज कांस्टेंट, मोस्टली करंट हर जगह कांस्टेंट रहता है, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्या चीज अपने को मेन ध्यान में रखनी है, पोटेंशियल का। तो अपने को पता है जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होगा। अब पोटेंशियल तुमने पढ़ा है क्या होता है, वी यू अंडरस्टूड फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, होता है या नहीं होता है, बोलो। Divyanis, is that clear to you? So this is how Yes, you've sir. defined the potential. Now try to understand, when a charge is flowing from here to here, the charge is not getting consumed, जितना चार्ज घुस रहा है उतना निकलेगा ही निकलेगा। वो क्या चीज अपनी दे देगा, जो एनर्जी लेके आया था वो एनर्जी दे देगा। अब एनर्जी दे रहा है तो एनर्जी बच्चा कहीं तो डिसिपेट हुई होगी, ऐसा तो है नहीं, एनर्जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अगर इसमें कुछ एनर्जी आई थी बाहर नहीं निकली है तो इसका मतलब वो एनर्जी क्या हुई है, कुछ तो तो डिसिपेट हुई है। कहाँ डिसिपेट हुई है, इट्स नॉट नन ऑफ आवर कंसर्न, हम अभी हीट की बात नहीं कर रहे हैं, बट एनीवे इट इज गेटिंग डिसिपेटेड समवेयर। एनर्जी आई बाहर नहीं निकली तो कहीं तो गई। तो अब ये जो वर्क डन है, ये यहाँ पे वर्क डन क्या है, बाय दिस रेजिस्टर, क्या है ये, बाय दिस रजिस्टर रजिस्टर। ये रजिस्टर या रेजिस्टेंस में वर्क किया है, हम इसमें कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय पर यूनिट क्या, दिस पोटेंशियल। तो अगर यहाँ से यहाँ के बीच में मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हमको पोटेंशियल ड्रॉप V का मिला है, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टर ने पोटेंशियल ड्रॉप दिया है हमें V का, तो तुम समझ जाओगे कि V का मतलब क्या है। इसने अगर इफ आई टेल यू द लाइक दिस Q, तो यू नो कि इसने VQ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करी है, रिलीज करी है, कहीं तो वेस्ट करी है। अच्छा, अब एक चीज और समझो, इस फॉर्मूले में एक गड़बड़ है, Q इज समथिंग दैट इज स्टैटिक, इन दिस केस Q इज नेवर स्टैटिक। Q हमेशा क्या कर रहा है, बोलो कोई, मतलब Q इज डूइंग, मूव कर रहा है। So Q is not fixed, it's a moving, it's a dynamic form. So इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे इक्वेशन को, तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, लेट्स डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर दो, टाइम। बहुत बढ़िया आशुतोष। तो V कांस्टेंट था, dq अपॉन dt, dw अपॉन dt। अब ये कुछ एक प्रैक्टिकल चीज मिली अपने को, ये क्या है, Vi इज नथिंग बट, तो याद रखना इसके मल्टीपल फॉर्म्स है, P इक्वल्स टू Vi, ओम्स लॉ लगाते जाओ, P क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R, फिर ओम्स लॉ लगाओ, P क्या हो जाएगा, V स्क्वायर V इक्वल्स टू I R स्क्वायर, I स्क्वायर R। ठीक है, एक बार चेक कर लेना सही लिखा है मैंने, P इक्वल्स टू Vi, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। I am hoping everything is correct. Yeah, cool. Everything is correct. Cool. So these are the multiple ways of writing the power dissipated. अच्छा, इसके रेफरेंस में एक छोटी सी लास्ट चीज है, वो याद रखना। तुम्हारे घर में तुमने सुना होगा एक टर्म यूनिट, सुना होगा ना, बस 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसा तुमने सुना होगा। तो ये यूनिट मतलब क्या होता है ना, तुम बिजली का बिल आता है इन द बिल दैट यूज्ड टू कम। आशुतोष देखा है कभी, अंकुश यस सर, कहाँ गए, हाँ सर देखा है। अच्छा ठीक है, ओके, किलो सब चला गया, ठीक है ना धीरज। सो यू नो वेरी वेल। हाँ सर। अब ये यूनिट एक्चुअली में क्या होता है, इट्स अ किलोवाट आवर। क्या होता है, अब तुमको ये चीज पता है, बट मुझे क्या बताना है, बच्चों को क्या मिसकंसेप्शन रहता है ना कि ये किलोवाट पर आवर है, किलोवाट पर आवर नहीं है, ये क्या है, 1 किलोवाट कंज्यूम्ड इन 1 आवर, कंज्यूम्ड इन 1 आवर।
मतलब तुम अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर लेते हो तो तुम उसको क्या बोलते हो? 1 यूनिट। फॉर एग्जाम्पल तुम मान लो अपने घर में एक मिक्सर लेके आए। क्या लेके आए? यू आर यूजिंग वन मिक्सी, सिंपल सा ऐसा मिक्सर जूसर है, एंड यू आर यूजिंग इट टू मेक अ जूस। तो इस मिक्सी पे रेटिंग होगी, लेट्स से अगर ये मिक्सी है 1000 वाट की, कितनी? 1000 वाट। 1000 watt is equal to 1 kilowatt. So if you will use this particular mixer for 1 hour, कितने घंटे के लिए? If you will use it for 1 hour, तब तुम क्या बोलोगे कि मैंने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली है। एंड दिस इज अ टर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का टर्म है, पावर का नहीं है, एनर्जी है, दिस इज एनर्जी। तो अगर तुमने 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे तक यूज करी है, तब तुम बोलोगे तुम्हारे मीटर ने 1 यूनिट क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। ठीक है, उसने 1 यूनिट क्या कर दिया है? Increase. I hope things are clear to you. That's all from my side today, guys. I'll be sharing all the notes and what do you call that, DPPs with you. Solve करना, कल अपन लास्ट वाली भी लगाएंगे और अभी वाली भी लगाएंगे। तो कितनी जल्दी थी इस लड़की को छोड़ भी जाने की, क्लास है नहीं होती। देखो 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 देखो